हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस विच आर ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन का पार्ट 3 हो जाएगा। जल्दी से देखा जाए हम लोग कौन से रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहां हम लोग बात किया जाए कि अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर एसिडिक। क्यों होते हैं ये एसिडिक? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो आप ये स्ट्रक्चर देखिए इस एल्डिहाइड का, और हम बात कर रहे हैं CHO के रेस्पेक्ट पे। ये वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है और ये हाइड्रोजन जो है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों है? इसका रीजन वन है कि ये जो CHO ग्रुप है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, दूसरा इसका वजह क्या है? तो सेकंड रीजन इज कि कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। कॉन्जुगेट बेस इसका देखा जाए कैसे कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो इसको अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड कह रहा हूं तो यहां से ये अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में मैं निकाल लूं तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? इस कार्बन के पास। इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है अब, और ये निगेटिव चार्ज बगल के CHO के साथ, खासकर C डबल बॉन्ड O के साथ अगर हम कहें तो ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है। ये निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। यही वजह है कि आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसका दिखेगा। सो कॉन्जुगेट बेस जो है मेरा, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये दोनों वजह हैं कि क्यों अल्फा हाइड्रोजन प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का एसिडिक होता है। ठीक है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग वैल्यूज की बात करें तो CH3CHO या इन जनरल आप कोई भी एल्डिहाइड का समझ सकते हैं कि pK वैल्यू 17 के करीब होगा। इसके कंपैरिजन में कीटोन जो है वो लेस एसिडिक होता है विथ pK वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए एल्डोल रिएक्शन का। ठीक है, या एल्डोल कंडेंसेशन का। तो कोई भी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या वो कीटोन हो, हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ये वन अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंडरगोज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली। तो ये रिएक्शन डाइल्यूट एसिड में भी हो सकता है, डाइल्यूट एल्कली में भी हो सकता है, एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो यहां से देखिए हाइड्रोक्सी मतलब OH लगा हुआ है और ये एल्डिहाइड तो है ही है। तो एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल के लिए ऑल, और ये दोनों मिला के शब्द बनता है एल्डोल। अगर ये एल्डिहाइड ना होके कीटोन होता तो क्या होता? तो कीट एंड हाइड्रोक्सी या OH के लिए हमने इस्तेमाल किया ऑल। सो इट विल गिव एल्डोल और कीटोल प्रोडक्ट। ठीक बात है। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट या एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। बनने वाला ये एडिशन प्रोडक्ट इट अंडरगोज फर्दर डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि H2O बाहर निकलेगा, और कंडेंसेशन का मतलब होता है कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O, सिर्फ H2O ही नहीं, कुछ और भी स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे मिथेनॉल वगैरह भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल अगर कोई बाहर निकलता है तो उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये जो एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट बना है ये फर्दर डिहाइड्रेट होके मुझे कॉन्जुगेटेड इनल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और CHO भी है, और इन दोनों में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो, अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, और इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड कहां है? अल्फा और बीटा कार्बन के रेस्पेक्ट में विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच इज एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है,
सो इट विल गिव यू इनल और इनोन, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और कंडेंसेशन से बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो दो बातें हमने सीखी, अगर सिर्फ आप एडिशन करा के छोड़ देंगे तो इट विल बी एल्डोल एडिशन और एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, और अगर आपने वाटर को बाहर निकाला, डिहाइड्रेट किया, कंडेंसेट किया, देन यू विल कॉल इट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। आगे चलें और हम लोग समझें कि ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है इट कैन बी एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। तो मेरे पास सबस्ट्रेट है प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हो सकता है एल्डिहाइड या वो हो सकता है कीटोन, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन, इसका हम एल्डोल रिएक्शन करा सकते हैं बेस कैटलाइज्ड या एसिड कैटलाइज्ड। अगर आप बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन कराएंगे उस केस में यू विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ये जो एल्डोल या कीटोल बना है इसको डिहाइड्रेट करने के लिए हीटिंग इज मस्ट, ठीक है, और ये रिएक्शन होगा थ्रू इवन सीबी मैकेनिज्म, ठीक बात है। इवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर निकलेगा एंड वी विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। इसके विपरीत अगर आपने रिएक्शन कराया एसिड कैटलाइज्ड तो यहां बनने वाला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ये रिएक्शन कंडीशन में ही डिहाइड्रेट हो सकता है थ्रू इवन मैकेनिज्म, ठीक है। यहां आपको हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप हीटिंग कर भी सकते हैं क्योंकि आपको पता है हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड होता है, लेकिन अगर आप हीटिंग नहीं भी करेंगे तो भी डिहाइड्रेशन होगा इन द रिएक्शन कंडीशन एंड यू विल गेट दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एज द फाइनल प्रोडक्ट। यहां एल्डोल कंडेंसेशन होके ही रहेगा, यहां पे रिएक्शन बिना हीटिंग के एल्डोल एडिशन पे रुक जाएगा। आगे चला जाए और एक आसान सा सवाल किया जाए। सो क्वेश्चन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मे गिव एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप समझिए एल्डोल रिएक्शन कौन देता है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्फा हाइड्रोजन, ये आपको एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक बात है। यहां पहला देखिए, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड ये तो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। यही वजह है कि ये तो नहीं देगा। नेक्स्ट देखा जाए एसीटोन, ठीक है। क्या यहां अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है? तो यहां तो ढेर सारे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, 3 इधर 3 इधर, ये डेफिनेटली एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगला हम लोग देखा जाए बेंजोफिनोन, क्या ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ, ये कीटोन तो है, लेकिन क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? जवाब है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा। लास्ट साइक्लोहेक्सेनोन, ये भी आपको एक कीटोन दिख रहा है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा हाइड्रोजन, तो आप देखिए यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, डेफिनेटली ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन विद एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आगे चला जाए और अब हम लोग बात किया जाए डिटेल में मैकेनिज्म की। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, आप बेस का इस्तेमाल करेंगे एज ए कैटलिस्ट और पहले स्टेप में ये जो बेस है अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा टू जनरेट इनोलेट, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सो स्टेप 1 इज जनरेशन ऑफ इनोलेट न्यूक्लियोफाइल। क्या हो रहा है यहां? तो ये देखिए, ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन, जिसको ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इसने इधर अटैक किया और ये निगेटिव चार्ज अब इस कार्बन पे,
और ये निगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा इनोलेट आयन में, ये रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे भी जा सकता है। OH माइनस ने अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन को खींचा है, इसलिए यहां H2O बना लेगा वो उसके साथ। दूसरा स्टेप क्या है कि यहां से आपने जो इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है उससे आपको दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है। तो ये जो इनोलेट है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है जो कि आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने वाला है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट। ये एल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट ये वाटर के साथ या जो भी आपका सॉल्वेंट है वहां से H+ खींच लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोक्साइड से अल्कोहल में। अब ये बनने वाले अल्कोहल को देखिए तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये है एल्डिहाइड, उसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा। क्या बीटा कार्बन पे आपको OH दिख रहा है? बीटा कार्बन पे OH है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस एल्डिहाइड में बीटा कार्बन पे आपको OH लगा दिख रहा है, ठीक है। और इसी को आप कहेंगे एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। इसको एल्डोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां देखिए ये एल्डिहाइड है और OH जो है इसको आप क्या कहते हैं? ऑल अल्कोहल के लिए, और दोनों को मिला दिया मैंने तो एल्डोल, ठीक है। तो ये हो गया एल्डोल रिएक्शन। अगर मुझे कंडेंसेशन समझना है तो ध्यान दीजिएगा, आपने यहां बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन कराया है, ठीक है। इसीलिए जो डिहाइड्रेशन का स्टेप है इट विल बी इरिवर्सिबल इवन CP, ठीक है। और इसको कराने के लिए मुझे स्लाइड हीटिंग की आवश्यकता होगी। देखा जाए बेस कैटलाइज्ड, ठीक है, इवन CP कैसे होता है? तो यहां पे समझिए बाहर निकलने वाला लिविंग ग्रुप कौन है? OH, दिस इज लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, अब आप लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप जहां लगा है उस कार्बन को अल्फा, इसको बीटा और इसको भी बीटा आप कह सकते हैं। तो ये β1 मैं कह रहा हूं, इसको β2 कह रहा हूं। आप ये हाइड्रोजन चाहे यहां से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। कौन सा हाइड्रोजन निकालेंगे? जिसके बाद बनने वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है। अगर वो कॉन्जुगेशन में जा सकता है C डबल बॉन्ड O के साथ तो बहुत बढ़िया है। और यही वजह है कि मैं ये β1 वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकालने के फिराक में हूं, ठीक है। तो यहां होता क्या है? इवन CP है, ये अपने आप में 2 स्टेप की बात है, लेकिन यहां मैं पूरे एलिमिनेशन को उठा के एक स्टेप कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इवन CP इज 2 स्टेप एलिमिनेशन प्रोसेस, जहां कार्ब एनायन इंटरमीडिएट पहले जनरेट होगा। लिविंग ग्रुप तो बाहर निकलने को तैयार नहीं होता, इसीलिए पहले बीटा एसिडिक हाइड्रोजन पहले निकल जाता है। तो बेस आएगा और इस बीटा एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा। बीटा किसके रेस्पेक्ट में? लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा बीटा है वो अलग बात है, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है ये अलग बात है, ठीक है। तो आप अपना रेफरेंस ध्यान रखिएगा। जब आप इवन CP की बात कर रहे होंगे तो आपका सारा का सारा रेफरेंस कौन होगा? लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो आपका जो बेस है वो आएगा, बीटा एसिडिक हाइड्रोजन को पहले लेता जाएगा। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। ये लिविंग ग्रुप OH निकलने को तैयार नहीं है, ठीक है, CH माइनस, एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड O। फिर अब क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज इधर और ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप बाहर। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। ये एल्डिहाइड जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा और उसके बाद वाला बीटा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पे आपको दिखाई देगा कि आपको कॉन्जुगेशन मिल रहा है, CH डबल बॉन्ड O। ये 2 पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ ही तोड़िएगा, ठीक है। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट
बनने वाला प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे क्रोटोनल्डिहाइड। यहाँ आपको दोनों सिस ट्रांस मिलेगा एंड ट्रांस विल बी मोर, ठीक है। और अगर मैं इजेड के टर्म से बात करूं तो इजेड दोनों बनेगा, ठीक है, ई विल बी मोर, क्योंकि यहां ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट हैज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये बात हम लोग कर चुके। अब अगर मैं बात करूं रेट की, तो रेट कहां से लिखा जाएगा? रेट कभी भी आप स्टेप 3 को देख के मत लिखिएगा, ये स्टेप आरडीएस नहीं है, आरडीएस है यहाँ पे ये स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो ये स्टेप आरडीएस है, इसको देख के बात करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए यहां कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ये इनोलेट दिखाई दे रहा है जो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दो स्पीशीज दिख रही हैं, ठीक है। और इसीलिए आप लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के डैश टाइम्स, ठीक है, आपका प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एसिटल्डिहाइड और उसका इनोलेट, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब इनोलेट आपका रिएक्टेंट तो है नहीं, तो आप अगर रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखें तो आप देखिए इनोलेट कैसे बन रहा है। तो इनोलेट बन रहा है इस प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इस बेस को मिलाने से, ठीक है। तो आप यहां इनोलेट की जगह वापस से लिख देंगे प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और बेस, तो इसका अब, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली अगर हम बात करें तो आपको दिखाई देगा इसका पावर है 2, इसका पावर है 1, ठीक है। एंड ओवरऑल दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है लेकिन थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो बाई मॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि आपको आरडीएस में दो स्पीशीज दिखाई दे रही थी, ठीक है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और उसका इनोलेट, तो दो स्पीशीज, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर। और अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर विल बी 3, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे चला जाए, कुछ और बातें भी कर ली जाए। तो पहला, रिएक्शन स्टॉप्स एट एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, या एल्डोल एडिशन, ठीक है, इफ नो हीटिंग इज गिवन इन बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में एलिमिनेशन इवन सीबी तभी होगा जब आप हीटिंग करेंगे, ठीक बात है। अगला, हियर एसिटल्डिहाइड इज बोथ कार्बेनाइन सोर्स। कार्बेनाइन सोर्स मतलब जिससे आप न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये है एक्सेप्टर भी, यानी जिसपे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। तो यहां दो स्पीशीज आपको दिखाई देंगी, ठीक है, एक जिससे आप न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, जिसका इनोलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और दूसरा जिसपे ये बनने वाला न्यूक्लियोफाइल इनोलेट अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो एक को हम लोग कह रहे हैं कार्बेनाइन सोर्स, जहां से हम न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं, और जिसपे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं उसको कहेंगे हम एक्सेप्टर। यहां दोनों चीजें एसिटल्डिहाइड ही है, इसलिए हम लोग इसको कहा जाएगा सेल्फ कंडेंसेशन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इनोलेट किसी और से बनाए, न्यूक्लियोफाइल किसी और से बनाए और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसी और पे कराएं? तो जवाब है हाँ, ये हो सकता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा कि इनोलाइजेबल प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इनोलाइजेबल यानी जिसका आप इनोलेट बना रहे हैं, इनोलाइजेबल प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म इनोलेट न्यूक्लियोफाइल। ये इनोलेट क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। वेयर एज अदर प्योर कार्बोनिल कंपाउंड मॉलिक्यूल, जो कि सेम भी हो सकता है और कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वेयर एज अदर प्योर कार्बोनिल कंपाउंड मॉलिक्यूल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा ताकि आप वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा पाए, ठीक है। अगला हम लोग बात कर लिया जाए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा कर ली जाए। पहला चीज है यूजुअली OH माइनस बेस इज यूज्ड। अगर मैं OH माइनस की जगह NH2 माइनस का इस्तेमाल कर लूं बेस का, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लिया जाए इन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन 1 आस्क यूजुअली OH माइनस बेस इज यूज्ड, ठीक है, क्यों हम NH2 माइनस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एज ए बेस?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट एल्कली जो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां OH माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं, NH2 माइनस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज, अगर आप वाटर में NH2 माइनस लीजिएगा, ठीक है, तो वो NH2 माइनस H2O से ही H प्लस खींच लेगा। ठीक बात है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए इन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कि यूजुअली OH माइनस बेस इज यूज्ड। हम OH माइनस का इस्तेमाल करते हैं एज ए बेस फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाई नॉट NH2 माइनस? NH2 माइनस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते बेस की तरह? ये तो और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और दूसरा क्वेश्चन, इज अल्फा हाइड्रोजन मस्ट? क्या अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और फिर भी एल्डोल रिएक्शन हो सकता है? तो इन दोनों पे बात किया जाए। पहले हम लोग इसकी बात समझा जाए कि OH माइनस बेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, NH2 माइनस का क्यों नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर है कि OH माइनस इज लेस बेसिक देन इनोलेट आयन। इनोलेट है क्या? बेसिकली ये आपको दिख रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस है। किसका? ये कॉन्जुगेट बेस है एक एल्डिहाइड का, ठीक है, और एल्डिहाइड का पीके कितना होता है? 17। इसके मुकाबले अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का पीके कितना है? 15.7। यानी मजबूत एसिड कौन है? मजबूत एसिड है वाटर। और यही वजह है कि कमजोर बेस होगा OH माइनस किसके मुकाबले? इनोलेट के मुकाबले, क्योंकि OH माइनस एक कमजोर बेस है इनोलेट से। इस वजह से केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोलेट आयन इज फॉर्म्ड, और ये कम बनने वाला इनोलेट आयन यही जाके दूसरे प्योर कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर आप NH2 माइनस का इस्तेमाल कर लेते, अमोनिया का पीके होता है 37 या 38 के करीब, तो NH2 माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा इनोलेट के मुकाबले। इसका मतलब होगा कि आपने जितना NH2 माइनस का इस्तेमाल किया वो जितना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अपना एक इक्विवेलेंट इनोलेट प्रोड्यूस कर देगा। और अगर ढेर सारा आपके पास इनोलेट बन गया तो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे कराएंगे? क्योंकि सारा का सारा कार्बोनिल आप इनोलेट में बदल चुके हैं। ठीक है, तो NH2 माइनस का इस्तेमाल करने पे बहुत सारे और साइड रिएक्शंस भी होंगे। यही सब वजह है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं OH माइनस का, न कि स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस का। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है? अल्फा हाइड्रोजन का यूज क्या था? अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकलना था ताकि इनोलेट आयन आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो पाए। ठीक है, अगर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और फिर भी इनोलेट आयन जनरेट हो जाए तब, तो इसकी बात कर ली जाए कि फॉर एल्डोल वी नीड इनोलाइजेबल प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। यानी मुझे इनॉल बनाना है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। अल्फा हाइड्रोजन इससे भी बात बन जाएगा और उससे भी बात बन जाएगा जिसमें आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं और उसमें निगेटिव चार्ज मूव कर जाए कार्बोनिल तक, ठीक है, बाय कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रोटोनल डिहाइड की बात कर लें तो क्रोटोनल डिहाइड में, ठीक है, आपको दिखाई देगा ये जो हाइड्रोजन है ये CHO के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन तो ये है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन नहीं बल्कि ये हाइड्रोजन आप बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, निगेटिव चार्ज यहां आएगा और आपको दिखाई देगा ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन से मूव कर गया। ठीक है, और आपको दिखाई दिया यहां भी इनोलेट बन गया, और इनोलेट बन गया तो न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, और इसीलिए तो आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था ताकि आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा पाए। तो जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है अल्फा हाइड्रोजन का होना। अगर इनोलेट आयन आप जनरेट करा पाए, ठीक है, तो आपका बात बन जाएगा, भले ही वो यहां पे जैसे गामा कार्बन से हो रहा है ऐसे ही जनरेट हो रहा हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे चला जाए और नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल।
एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल जो है वो कंपैरेटिवली स्लोअर है देन बेस कैटलाइज्ड एल्डोल। देखा जाए एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल में क्या होता है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट्स से एसीटोन है, ठीक है, तो ये एसीटोन प्रोटोनेट हो जाएगा। H प्लस कैटलिस्ट ने इसको प्रोटोनेट कर दिया। प्रोटोनेट करने के बाद क्या होगा, हम लोग यहां पहले इसका टाटोमराइज कराएंगे, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, ठीक है। ये कीटो फॉर्म से मैं इसको इनॉल फॉर्म में ले जाऊंगा, तो ये मैंने कीटो फॉर्म से इसको इनॉल फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब ये जो इनॉल है ये बिहेव करेगा यहां एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो याद करिए बेस कैटलाइज्ड में इनोलेट आयन बनता था, यहां इनॉल बनेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इनॉल कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर मूव करेगा और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड आप सोच सकते हैं टुवर्ड्स दिस कार्बन, ये टूट जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर चला जाएगा इस कार्बन पे माइनस, तो ये कार्बन जो है अब बिहेव करेगा कैसे, एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां मोर स्टेबल इनॉल बनाइएगा। अगर आपका कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो इसका मतलब आप दोनों तरफ से अगर आप इनॉल बना सकते हैं तो आप मोर स्टेबल इनॉल बनाने की बात करिएगा। ये आपका बनने वाला इनॉल यही न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अटैक कर रहा है दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल पे, और वो भी प्रोटोनेटेड है। प्रोटोनेटेड क्यों, क्योंकि जब आप प्रोटोनेट करा देंगे तो ये कार्बन पे, ठीक है, आप देखेंगे कि ये बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, इस कार्बन पे बड़ा डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बना दूं तो इट विल बी CH3C+ CH3OH। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आप मजबूत करा रहे हैं, क्योंकि इस बार आपका न्यूक्लियोफाइल बेस कैटलाइज के मुकाबले कमजोर है। कमजोर क्यों है कि वहां निगेटिवली चार्ज स्पीशीज इनोलेट थी न्यूक्लियोफाइल, यहां तो न्यूट्रल स्पीशीज इनॉल है न्यूक्लियोफाइल। अब ये इनॉल न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, अगेन दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको देखने को मिला और ये स्पीशीज मिल गई आपको। यहां देखिए ये H+ अभी भी, ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे है। नेक्स्ट स्टेप आपको सोचना है कि इसको डीप्रोटोनेट कराएंगे और उसके बाद हमें सोचना है कि हम कैसे इसका कंडेंसेशन कराएंगे। यहां कंडेंसेशन जो है वो E1 मैकेनिज्म के थ्रू होना है, ठीक है। तो देखा जाए नेक्स्ट स्टेप में आप समझिए कि ये H+ माइग्रेट कर गया, दिस इज H+ शिफ्ट, ठीक है, या H+ रीडिस्ट्रीब्यूशन। H+ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये H+ यहां से उठ के यहां चलाया, आपने प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना दिया यहां पे, ठीक है। तो आप समझिए ये एक एल्कोहल है और इसका E1 मैकेनिज्म के थ्रू आपको डिहाइड्रेशन कराना है। तो पहला स्टेप, एल्कोहल को प्रोटोनेट कर दिया ताकि आपका लीविंग ग्रुप बढ़िया हो सके। OH- को आपने कन्वर्ट कर दिया पुअर लीविंग ग्रुप OH- को टू एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप H2O, ठीक है, जो आप E1 मैकेनिज्म में करते थे, जो आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में करते आए हैं। H2O को एज ए लिविंग ग्रुप आपने बाहर निकाला, ठीक है, और इस कार्बन पे प्लस आ गया, इस कार्बन पे प्लस आ गया, और अब यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल लीजिएगा, ठीक है। दोनों मैंने एक साथ कर दिया, पूरा E1 एक साथ, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा कार्बन। तो डबल बॉन्ड कहां बना है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, और ये बनने वाला डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा कि ये कॉन्जुगेशन में है विद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां से भी मैंने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि ये E1 मैकेनिज्म है, यहां हीटिंग नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप हीटिंग कर दें तो कोई भी तरह का एलिमिनेशन, चाहे वो E1 हो या E1CB हो, सब जो है वो फेवर्ड होगा। ये बात अलग है कि E1 यहाँ पे बिना हीटिंग के भी हो जाएगा, जबकि बेस कैटलाइज्ड में E1CB बिना हीटिंग के नहीं हो पा रहा था। चलिए अब हम लोग बात किया जाए कि एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
तो एग्जाम में हम कोई मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए मुझे सिंपल ट्रिक्स जानने जरूरी हैं ताकि मैं एक लाइन में आंसर लिख पाऊं, चाहे मेरा रिएक्टेंट सबस्ट्रेट कितना भी कठिन हो। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू लिखेंगे तो आप एक पेज सॉल्व करके और फिर आंसर कर पाएंगे, इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए जरूरी है कि आपको ट्रिक पता हो, आपको पता होना चाहिए हर एक रिएक्शन का कमर कैसे तोड़ना है, एक लाइन में आंसर कैसे लिखना है, आप सबस्ट्रेट को देखें, प्रोडक्ट लिख पाए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना। तो हम लोग यहाँ ट्रिक की बात किया जाए। ट्रिक में हम लोग जाने कि एक मॉलिक्यूल जो होगा वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, जिसपे, ठीक है, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, ठीक है। और दूसरा आपका मॉलिक्यूल जो है वो बिहेव करेगा कार्बेनाइन के सोर्स की तरह, जहां से आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराएंगे, ठीक है। एक से आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराएंगे, उसको आप लिखेंगे कार्बेनाइन सोर्स, और दूसरा जो है उस पे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे और उसको आप कहेंगे एक्सेप्टर। अब अपने को करना क्या है, एक्सेप्टर से ऑक्सीजन को और न्यूक्लियोफाइल आप जहां से जनरेट कराते हैं कार्बेनाइन सोर्स को, ठीक है, यहां से 2 हाइड्रोजन, और कुल मिला के अपने को क्या करना है, पानी निकालना है, ठीक है। आप सीधे वाटर यहां से निकाल दीजिए और एक लाइन में आंसर लिख दीजिए कि ये है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ये चीज समझ में आए, सिंपली वाटर निकाल दीजिए और ये एल्डोल कंडेंसेशन का आपको प्रोडक्ट हो गया। अगर आपको दिखता है कि एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बनाना है, आपको तो एल्डोल एडिशन बनाना है, उस केस में क्या करिए, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये है आपका एक्सेप्टर जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, और ये है आपके कार्बेनाइन का सोर्स। उसमें जानबूझ के मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखा रहा हूं, ठीक है। आप करते क्या है, बेसिकली ये अल्फा हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देना है, तो ये H+ और इस कार्बन पे माइनस, ये बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ये भी तोड़ दीजिए, इस कार्बन पे प्लस और इस ऑक्सीजन पे माइनस लिख दीजिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ठीक है। आपको दिखाई देगा कि आप एल्डोल एडिशन का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। एल्डोल एडिशन कहें या एल्डोल रिएक्शन कहें, ठीक है। ये क्या था, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। एल्डोल एडिशन में आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, यू गेट बीटा हाइड्रोक्सी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। कंडेंसेशन में क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। देखा जाए इसको अल्फा बीटा क्यों कहते हैं, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इसको देखा जाए, इसको बीटा हाइड्रोक्सी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कह रहे हैं हम, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे आपको OH दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक बात है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना आपको जरूरी है। अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो आइए देखा जाए आप कितना समझे हैं। यहां कुछ एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक लाइन में ट्रिक को अपना के सीधे आंसर लिखना है, कोई मैकेनिज्म नहीं, ठीक है। आपको आंसर लिखना है एक लाइन में। तो पहले ये 4 क्वेश्चन ट्राई करिए, उसके बाद आप ये नेक्स्ट और 4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये जो 8th है इसमें मुझे कुछ समझाना है, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है कि हाँ यहां कुछ मुझे बताना है, ठीक बात है। और इसके आगे चलेंगे, ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन 9th ये वाला, ठीक है। तो 9th अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन 1 से लेके 8 तक आपको सारा क्वेश्चन करना है। अगर 8 नहीं हो पा रहा है तो भी समझ में आती है बात, लेकिन 1 से 7 ये तो बहुत आसान है, ठीक है। खुद से ट्राई करिए, फिर हम आंसर बताते हैं। चलिए अब हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस किया जाए कैसे आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखा जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये
वो मॉलिक्यूल जो कि बिहेव करेगा एक्सेप्टर की तरह, एक्सेप्टर जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, ठीक है, या ट्रिक की बात करें तो जिससे ऑक्सीजन जाना है। और फिर हम लोग बात करेंगे कार्ब एनायन के सोर्स की, ठीक है, बेसिकली जिसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल के आप जनरेट करते थे इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल। अब उसको देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन, जानबूझ के ये 2 हाइड्रोजन मैं इधर लिखता हूं, आप समझ ही रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड O है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और उससे लगने वाला हाइड्रोजन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और अब मुझे आंसर लिखना है, तो ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसको बाहर निकाल देना है, इसको बाहर निकाल दीजिए और इन दोनों के बीच में बना दीजिए डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? अगला देखा जाए, नेक्स्ट वन ये, और इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिखूं कि ये मुझे दिखाई दे CH2, ठीक है, और अब क्या करना है, ये H2O बाहर निकाल देना है आपको, ठीक है, एंड फाइनल प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। ये देखिए ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन, और उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। नेक्स्ट वाला देखा जाए, सो दिस इज PH CH2 CH डबल बॉन्ड O, और दूसरे वाले को मैं लिखूं CH2, ठीक है, इधर PH और यहां CH, ठीक है, ये H2O बाहर निकाल दीजिए, यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज PH CH2 CH डबल बॉन्ड C PH CHO। ये आपको दिखाई देगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा ये बीटा, ठीक है। अगला देखा जाए ये वाला, सो दिस विल बी PH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और यही आपका अल्फा कार्बन इधर ही है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाए CH2H C डबल बॉन्ड O PH, और ये H2O आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है, एंड यू विल गेट PH C CH3 डबल बॉन्ड C, इधर जगह नहीं है, सो दिस विल बिकम COPH, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो कुल मिला के अपने को करना क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, ठीक है। चलिए अब अगले 4 क्वेश्चन और भी ज्यादा तेजी से किया जाए, ठीक है। इसको देखिए, यहां पे समझिए ये रहा 2 आपके मतलब का, ठीक है, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और इसके नीचे मैं यही मॉलिक्यूल फिर से ड्रॉ कर लूं, ये H2O मैं बाहर निकाल दूंगा, एंड माय फाइनल प्रोडक्ट विल लुक लाइक, थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए इसको, तो एक तो ये है ही है, इसके बगल में मैं दूसरा वाला लिख देता हूं, ये डबल बॉन्ड O, ये रहा CH2, ठीक है, ये H2O बाहर निकाल दिया जाए, एंड माय फाइनल प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस। इसको देखा जाए, ये देखिए यहां मैं बगल में इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, प्लस CH, इधर H लिखना चाहिए ना, H2CH CH डबल बॉन्ड CH CHO। आप देखिए ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें, ठीक है, आप इनोलेट बना सकते हैं यहां से, ठीक है, ये हाइड्रोजन्स को हटा के आप इनोलेट बना सकते हैं, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो अब ये H2O बाहर निकालेंगे हम लोग, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH, ठीक है, ये पहला CH डबल बॉन्ड CH यहां से, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये पहला यहां पे भी ये आपको दिखेगा
ये सेकेंड यूनिट, ये थर्ड यूनिट, तो इसको 3 टाइम्स एंड CHO, ठीक है। नंबरिंग अगर मैं कर दूं, ठीक है, ताकि आपका एक भी कार्बन छूटे नहीं, तो 1 2 3, दिस इज 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। यहां पे देखिए ये कार्बन 8 हो गया, ठीक है, और यहां पे आपको दिखाई देगा 7 6, फिर दिखाई देगा 5 4, फिर दिखाई देगा 3 2, और ये फाइनली कार्बन 1, ठीक है। अब लास्ट हम लोग बात कर लिया जाए, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो पहले देखिए आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन था, इसलिए फर्क नहीं पड़ता था आप कौन से अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहां तो फर्क पड़ेगा कि आप ये दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे या यहां से जो 3 है उनमें से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे समझिए आपको जाना है थ्रू मोर स्टेबल इनॉल, ठीक है। तो आप वहां से जाएंगे जहां से अगर मैं इसका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करूं तो मोर स्टेबल इनॉल बनता हो, यानी आप ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हटाने की बात करिएगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिखना चाहता हूं ताकि मैं कम जगह बना पाऊं। तो ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH2, ठीक है, काम हो गया मेरा। और इसको मैं ऐसे बना दूं, शायद मैंने ज्यादा बना दिया है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये यहीं तक है। अब ये H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज, इधर भी लगता है मैंने ये ज्यादा बना दिया है ना। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी, यहां डबल बॉन्ड O है और यहां से डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और इस कार्बन पे जुड़ गया, ठीक है। अब इसमें भी मैं चेक कर लूं कि क्या मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड ही प्रोडक्ट मिला है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन उसके रेस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। नंबरिंग करके देख लिया जाए ताकि मेरा एक भी कार्बन अगर मिसिंग हो तो मुझे पता चल जाए। तो इस एंड से मैं लिखूं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहां मैंने लिखा है 1 2, ये 3 और ये 4, और इस वाले में यही बात करें तो इसको 2 होना पड़ेगा क्योंकि यहीं से आपने, ठीक है, H2O के लिए ऑक्सीजन निकाला है, तो ये 2 होगा, तो ये 1, तो 1 2 3 4। हाँ, फाइनली मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है, कि यही प्रोडक्ट होगा। आगे चला जाए और अब बात किया जाए इस लास्ट क्वेश्चन का। ये कह रहा है कि आपने लिया है एसीटोन अगर, ठीक है, और एसीटोन का आप कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो फाइनली आपको मिसिटाइलिन प्रोडक्ट मिल जा रहा है। ऐसा कैसे देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बात कर लिया जाए एक एसीटोन का दूसरे एसीटोन के साथ एल्डोल कराने पे क्या होगा। ठीक है, यहां क्या होगा प्रोडक्ट, तो आप एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लीजिए। दिस विल गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड, यहां पे तो दूसरा आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ठीक है। अब ये जो मिसिटाइल ऑक्साइड मिला है ये फर्दर एल्डोल भी तो दे सकता है, तो इसका अगर हम एल्डोल रिएक्शन फिर से एक बार सोचे एक और मॉलिक्यूल एसीटोन के साथ, ठीक है, फिर से यहां से बात हम लोग कर लें कि CH और यहां H2 अलग लिख लें, फिर से ये H2O बाहर निकाल लें, ठीक है। सो दिस विल गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH3। ये अब जानबूझ के मैं बाहर की तरफ लिखता हूं, ठीक है, इधर, एंड दिस विल गिव मी C डबल बॉन्ड C, फिर नेक्स्ट C डबल बॉन्ड, ठीक है, और इस कार्बन पे ये CH3 एक हो गया अब इसके साथ, ठीक है। तो दिस इज CH, अगेन दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3,
ठीक है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं लेट्स से, तो दिस इज 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस विल बी 1 2 3, तो यहां पे 1 2 3 और ये 1 2 3, ठीक बात है। और यहां पे फिर से हम कहें तो ये जो 2 है ये 1 के साथ जुड़ जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, ठीक है। अब इसमें यही नंबरिंग में कहूं तो 1 2 3, ठीक है। यहां पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहां पे ये 1, ये 2 और ये 3। और अब अंतिम चीज समझिए कि ये 1 जो है ये अभी तक आपको दिख रहा है कि ये कॉन्जुगेशन में होता हुआ यहां तक पहुंच सकता है अब, ठीक है। ये वाला अब एसिडिक हाइड्रोजन आपको यहां से फिर से निकालना रहेगा, और ये ऑक्सीजन, इसको बाहर निकाल देंगे फाइनली, तो आपको दिखाई देगा यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट में आपको ये समझिए, ये चलिए डबल बॉन्ड बना के ही दिखा दिया जाए, ठीक है। तो ये 1, ये 2 एंड दिस विल बी 3, ठीक है। 1 2 3, हम हर जगह 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे थे, तो ये हो गया 1, ठीक है। दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, और अगले वाले के लिए ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। बस अंतिम बार ऐसा होगा कि ये यहाँ 1 2 के बीच में है, यहाँ भी 1 2 के बीच में, ये भी 1 2 के बीच में ही हो जाता तो अच्छा दिखता, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मुझे 3 कहना चाहिए था, 3 2 1, ठीक है। ये समझ में आया। तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिसिटाइलिन, तो मिसिटाइलिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और जो अदर्स हैं उसमें आपको ये मॉलिक्यूल दिखाई देगा एक, ठीक है, यहाँ पे जो बना है, और एक मिसिटाइल ऑक्साइड दिखाई देगा, एक मिसिटाइल ऑक्साइड, और ये मिसिटाइल ऑक्साइड पे फिर से जो मैंने एल्डोल करा के बनाया था एक वो वाला, ठीक है। तो वो लोग भी दिखाई देंगे। आप खुद से एक बार कॉपी में बना के ये ट्राई करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चला जाए और नेक्स्ट बात किया जाए अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। क्रॉस एल्डोल आपको कब मिलेगा, जब आपका एक्सेप्टर और जो आपका कार्बन आयन का सोर्स है वो डिफरेंट हो, तो क्रॉस एल्डोल आपको मिलेगा। क्रॉस एल्डोल में करना क्या है आपको, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल इज एक्सेप्टर, ठीक है। इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा किस पे, जो कि ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड होता है, ठीक है। या हम सिंपली कहें कि जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर बाकी सब एल्डिहाइड, और उसके बाद कीटोन्स के नंबर आएंगे, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल इज एक्सेप्टर फॉर मेजर क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो लेस रिएक्टिव होगा उससे आप कार्ब एनायन बनाइएगा, इनोलेट आयन, और जो मोर रिएक्टिव होगा उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाइएगा, ठीक है। अगर एल्डोल रिएक्शन हो रहा है, एल्डोल बिटवीन 2 प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप किसी से भी इनोलेट बना सकते हैं, ठीक है। और जो जिससे इनोलेट बनाइएगा उसका रिएक्शन आप करा सकते हैं या तो खुद पे या तो दूसरे वाले पे, ठीक है। इसीलिए आपको 2 सेल्फ और 2 क्रॉस प्रोडक्ट दिखेंगे, और इन प्रोडक्ट्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास 2 प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं लेकिन सिर्फ एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसी से आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर पाएंगे, इनोलेट आयन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, सही शब्द कहा जाए, तो जिसके पास भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है उससे आप जनरेट करिएगा इनोलेट आयन, और उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दूसरे वाले पे करा दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर दूसरे पे कराएंगे तो क्रॉस बनाइएगा, और खुद ही पे कर लिया तो सेल्फ भी बना सकता है, ठीक है। यहां भी जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अगर मैं एल्डोल रिएक्शन कराता हूं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में, आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड, और जो ज्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड है उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यानी आप इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल कहां जनरेट करिएगा, कीटोन से। तो मेजर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जो एल्डोल का बनेगा, इट विल बी विथ एल्डिहाइड एज एक्सेप्टर, जिसपे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, और कीटोन जो है वो कार्बन आयन का सोर्स होगा जहां से आप
इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेंगे। आइए ये बात कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझा जाए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिए खुद से। 1 2 3, ठीक है, एंड 4 ठीक है। इसका नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसको मिटा के मैं 4 कर देता हूं। दिस इज 4, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए दिस इज 5 6 एंड 7। तो ये 7 सवाल आपको सॉल्व करने हैं हातिम ताई बन के, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए ताकि हम लोग इसका फिर आंसर डिस्कस किया जाए। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, ठीक है, इसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, इसके पास भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल का, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा, ये है एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, यानी कि आपको अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के, ठीक है, कार्बन आयन किससे बनाना है, इससे। तो इसको जानबूझ के हम लोग लिखें CH2 और CH, ठीक है। और यहां से इसको मैं जानबूझ के पलट लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे ये दिखाई दे CH डबल बॉन्ड O CH3। और अब ये H2O बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, एक स्टेप में सीधे आंसर लिखा जाए। तो दिस विल गिव PH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। आपने क्या किया, एल्डिहाइड को इस्तेमाल किया है एज एक्सेप्टर और कीटोन को इस्तेमाल किया है एज कार्बोनाइन सोर्स, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। इस बार आपको दिखाई दे रहा है, इधर है आपका कीटोन और ये है एल्डिहाइड, यानी ये है एक्सेप्टर। अगर ये एक्सेप्टर है तो यहां से मुझे ऑक्सीजन लेना है, इसको इधर लिख लूं, ठीक है। और ये इसको मैं लिख लूं CH2 इधर, H2 इधर, ताकि मैं ये H2O बाहर निकाल पाऊं और फाइनल प्रोडक्ट लिख दूं यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये तो एक्सेप्टर ही है, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्टर, इसको जानबूझ के लिख लिया जाए ऐसे CH डबल बॉन्ड O और ये H भी उठा के इधर लिख दूं, ठीक है, ऐसे। और इस वाले को CH H2 को इधर लेता जाऊं ताकि मुझे H2O दिख जाए, ठीक है। अपने को क्या करना है, पानी निकालना है, ठीक है। सिंपली इसका आंसर CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस विल गिव CHO, ठीक है। दिस इज एक्राइलडिहाइड, एक्राइलडिहाइड, ठीक है। अगला देखा जाए, यहां से आपको दिखाई देगा इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये तो अब एक्सेप्टर ही हो सकता है, क्योंकि यहां से तो आप कार्बन आयन बना ही नहीं सकते हैं। हाँ, H2 आप यहां से निकालेंगे, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये H2O आपने निकाल दिया एंड योर प्रोडक्ट विल बी PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। हम यहां सब जगह मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक बात है। अगला देखा जाए, यहां पे ये है आपका कीटोन और ये है एल्डिहाइड, वो भी फॉर्मल्डिहाइड, यानी ये क्या है, दिस इज एक्सेप्टर, ठीक है। और यहां CH2 में लिख दूं दिस इज कार्बन आयन सोर्स, ठीक है। H2O बाहर निकाल लेना है एंड दिस विल गिव यू द प्रोडक्ट, so this will be the product। यहां देखा जाए अगेन ये है फॉर्मल्डिहाइड और उसमें हाइड्रोजन की जगह सिर्फ ड्यूटेरियम लगाया है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगेन ये H2O बाहर निकाल लीजिए एंड योर प्रोडक्ट विल बी, ठीक है। अगला देखा जाए, यहां पे देखिए इसके पास तो आपको दिखेगा कि यहां इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है यहां पे, ये हाइड्रोजन तो आप निकाल नहीं सकते, इनोलाइजेबल भी नहीं है क्योंकि इधर पीएच लगा हुआ है, यानी ये तो अब सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है कैसे, सोर्स की तरह नहीं, एक्सेप्टर की तरह, ठीक है। बेसिकली आपको ये ऑक्सीजन निकालना है। और इधर देखा जाए, हाँ इसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इसको मैं लिख दूं CH H2
और ये H2O बाहर निकाल लूं और मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा PHCH। अब इसको लिख ही लें, एक ये यूनिट, एक ये वाली यूनिट, एक ये वाली यूनिट, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड CH, ऐसी 3 यूनिट्स एंड देन CHO, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। आगे चला जाए, कुछ और भी हम लोग क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पढ़ा जाए, ठीक है। ये जो क्रॉस एल्डोल हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एक स्पेशल नेम है क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। केवल नाम ही स्पेशल है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो आप जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। देखा जाए, दिस इज एक्सेप्टर, ठीक है, क्योंकि यहां इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है नहीं, और ये है आपका कार्बन आयन सोर्स, ठीक है। तो इधर से ये H2 इधर लिख लिया जाए, ये H2O पानी बाहर निकालना है अपने को, एंड दिस विल गिव PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। इधर देखा जाए, यहां आपको दिखाई दे रहा है फिर से बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। दिस विल बिहेव एज एक्सेप्टर, और यहां से आपको इनोलाइजेबल हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये H2O बाहर निकाल लीजिए, यहां आपको प्रोडक्ट मिल गया PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। क्लेजन स्मिथ होता क्या है? इट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। कौन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर आपको बेंजल्डिहाइड कहीं भी क्रॉस एल्डोल में दिख जाए, ठीक है, इसका मतलब अगर आपको क्रॉस एल्डोल कराना है यानी दूसरे वाले के पास तो जरूर अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ताकि आप उस वाले से कार्बन आयन बना पाए, ठीक है, इनोलेट बना पाए। क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है नहीं, ये तो हमेशा ही एक्सेप्टर है, ठीक है। तो आपको दूसरा वाला ऐसा चाहिए होगा जो सोर्स की तरह काम कर पाए, कार्बन आयन के न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर पाए। और ऐसे केस में होने वाले क्रॉस एल्डोल का एक स्पेशल नेम है क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल इसका देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगेन आप समझिए CHH2, ये H2O आप बाहर निकालते हैं, ये H2O बाहर निकाल लेंगे, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, सिनेमल्डिहाइड, ठीक बात है। तो सिनेमल्डिहाइड और उसके जैसे लोग यहां भी बन रहे थे, ये एक स्पेशल है सिनेमल्डिहाइड, नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। सो दीज आर ऑल क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। कौन कौन क्लेजन स्मिथ है? 8, 9, 10, ये सब क्लेजन स्मिथ है, क्योंकि आप यहां पे बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन यूजिंग बेंजल्डिहाइड इज कॉल्ड एज क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। आगे चला जाए और अब हम लोग पढ़ा जाए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का मतलब क्या है? कार्ब एनायन का सोर्स और कार्ब एनायन का एक्सेप्टर, ठीक है, जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो एक्सेप्टर भी और कार्बन आयन का सोर्स भी दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन हो जा रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज इंट्रा, ठीक है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन ये बेसिकली एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। इसमें आप कोशिश करिएगा कि 5 या 6 साइड का रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन मिले। रेगुलर मतलब क्या? रेगुलर मतलब आपको पेंटागन जो बने वो ऐसा दिखे, ठीक है। आप कुछ आड़ा तिरछा ऐसा मत बना लीजिएगा, ठीक है, जहां पे सारे के सारे जो इंटरनल बॉन्ड एंगल हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि लेट से ये एक और रिंग है, ठीक है, ये कोई और रिंग भी है, और आप ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि यहां सभी के सभी इंटरनल एंगल्स बराबर नहीं है। ये रेगुलर पेंटागन नहीं, ये रेगुलर है। कौन सा रेगुलर नहीं है? ये वाला देखो, ये रेगुलर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक रिंग ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है। तो इस रिंग बने होने की वजह से ये वाला रिंग जो नया आप बना रहे हो वो रेगुलर ना हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन बनाने की कोशिश करिएगा। 5 या 6 साइड का रिंग बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 7 साइड की रिंग वो भी स्टेबल नहीं होती, और 4 और 3 साइड की रिंग भी स्टेबल नहीं होती। देखा जाए कुछ क्वेश्चन, ये 1, 2 और नेक्स्ट पेज पे ये 3, 4, 5 और 6,
ठीक है, ये जो 6 है ये जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, होपफुली आप कर चुके होंगे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो आइए हम लोग डिस्कशन शुरू किया जाए। ठीक है, आपको पता है कि इस वाले को देखो, ये CH डबल बॉन्ड O, यहां पे तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इसके पास है नहीं, यानी ये क्या है, दिस इज एक्सेप्टर। ठीक बात है। अब यहां से आपको अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। ठीक है, और साथ ही साथ चिंता करनी है कि क्या आप रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन बना रहे हैं। तो मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5। हाँ, रेगुलर पेंटागन बन सकता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ रेगुलर पेंटागन बन सकता है। मैं ये 5 साइड का साइकिल पहले बना दूं। ठीक है, ये बेंजीन वाले कार्बन 2 और 3 हो गए, ये यहाँ जुड़ा हुआ है ये 1। ठीक है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 5 के साथ एक CHO दिखेगा आपको, और डबल बॉन्ड कहाँ दिखेगा, 1 और 5 के बीच में। बेसिकली आप ये H2O ही तो बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा। यहां पे भी चेक कर लिया जाए कि क्या बनने वाला प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं। ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगला इसको देखा जाए, इसमें भी देखा जाए, यहां तो यहां पे भी इनोलाइजेबल, ठीक है, आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, और इस एंड से ये भी दिख रहा है। अच्छा, ये सिमेट्रिकल भी है। ठीक है, तो आप किसी भी एंड से रिएक्शन करा सकते हैं। लेट्स से मेरा मन है मैं इधर से कराऊं, तो इसको मैंने कह दिया 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये H2O आपने बाहर निकाल लिया, आपने 5 साइड का रिंग बना दिया। नंबरिंग कर दे हम 1 2 3 4 5, और 5 पे ये CHO लगा हुआ दिख रहा है आपको। तो 5 पे ये CHO, डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में। ठीक है, सो दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए, ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, आगे चला जाए, अब हम लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए। ठीक है, यहां पे देखिए, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एंड क्या है, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। अच्छा, तो बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां होता है, एल्डिहाइड पे। आपको पता है कौन यहां एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड वाला एंड एक्सेप्टर, और ये कीटोन वाले एंड से आप कोशिश करिए कि आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा पाएं। ठीक है, साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखिएगा कि 5 या 6 साइड का रिंग बने। ठीक है, शुरू किया जाए। सो दिस विल बी कार्बन 1, यहाँ का ये ऑक्सीजन निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब आप बताइए कि मैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन किसको कहूं, 4 को या 6 को। ठीक है, कहां से मैं H2 निकालूं। देखिए, मुझे पता है ऑक्सीजन तो ये निकलेगा, ये H2 निकलेगा या ये वाला H2 निकलेगा। 4 साइड का रिंग बनाएंगे कि 6 साइड का, तो जवाब है 6 साइड का बनाइएगा। ये ऑक्सीजन को निकालिए और ये H2 को निकालिए। ठीक है, 6 साइड का रिंग बनाइए, यू विल फॉर्म 6 साइड रिंग। ये अच्छा नहीं बना, ये 6 साइड का रिंग आपने बना दिया। नंबरिंग कर लिया जाए, सो दिस विल बी कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब डबल बॉन्ड किसके बीच में दिखेगा, 1 और 6 के बीच में, और साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कार्बन 5 जो है उस पे डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगेन ये एंड एक्सेप्टर, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, और ये वाले एंड से आप अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और 5 और 6 साइड की रिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए, इसको नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पे आप ये वाले CH2 का H2 निकालिएगा ताकि 5 साइड का रिंग बने, 7 साइड का रिंग नहीं बनाने लगिएगा।
तो ये ऑक्सीजन और ये H2, ठीक है, ये बाहर निकल गया, ठीक है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 5 साइड रिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ, 1 और 5 के बीच में। और अब आपको दिखेगा कार्बन 5 के साथ आपको जुड़ा हुआ दिखेगा COCH3, ठीक है। यहां पे भी बात कर लिया जाए इन दोनों में भी कि क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिला। ये है मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, यहाँ भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। इसको मैं थोड़ा और अच्छा बना दूं क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और इसको मैं कहूं ऐसा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ऐसा, इससे क्या होगा, थोड़ा जगह बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा जगह बना लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, जरूरी है यहाँ पे कि आप 5 या 6 साइड का रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन बनाएं, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये पोजीशन इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या है, मेटा है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों कार्बन जिनको मैंने मार्क किया है ये दो का दोनों नए रिंग का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अगर ये दोनों नए रिंग का हिस्सा बना तो कभी भी आप रेगुलर साइकिल बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये एंगल तो देखिए, ठीक है, दिस इंटरनल एंगल इज 120 डिग्री एंड दिस इज 240 डिग्री। तो ये 240 डिग्री एंगल को अपने अंदर एकोमोडेट करने वाला रिंग तो कभी नहीं बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप ये भी समझ गए कि इसको कभी भी आप एक्सेप्टर नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सेप्टर बनाएंगे तो आपका सोर्स यहां या यहां से आएगा। ये दोनों जब भी जुड़ेगा तो ये दोनों कार्बन जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा हैं, ठीक है, वो दोनों ही रिंग का नए रिंग का पार्ट बनेंगे। और ऐसा तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका साइकिल रेगुलर नहीं बन पाएगा। आप ये बात समझे कि ये हिस्सा जो है इट कैन नॉट बी एक्सेप्टर। अगर आपको विश्वास ना हो तो बना के देख लीजिएगा, ठीक है। अगला बात कहें ये एक्सेप्टर तो है नहीं, तो दिस कैन बी ओनली सोर्स, ठीक है। और एक्सेप्टर कौन हो गया, ये है एक्सेप्टर आपका। जो आपका एक्सेप्टर है, मैं नंबरिंग वहीं से शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5, और इसको 7 कहने का कोई मुझे फायदा नहीं है। मुझे पता है यहां भी मुझे 5 साइड की रिंग ही बनानी है। बेसिकली अब मैं बात करूं तो ये जो कार्बन 5 है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है CH2, यहां से मैं 2 हाइड्रोजन लूंगा और ये वाले ऑक्सीजन को लूंगा और डबल बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। तो यहां मैं प्रोडक्ट की बात कर लूं अगर, तो दिस इज कार्बन 7, दिस इज 6 और ये 5, ये 4। और अब मुझे एक रेगुलर पेंटागन यहां बनाना है, तो 4 3 2 1, डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 1 और 5 के बीच में, ये डबल बॉन्ड हो गया। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि 1 से अभी ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये एक मिथाइल भी है, ठीक है, 1 के पास। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। देखिए क्या बनने वाला प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग किया जाए जेईई एडवांस 2015 का, ठीक है। यहां आप देखिए कि इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको एक्सेप्टर कहूं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 4 वाले से तो इसको जोड़ेंगे नहीं, हाँ 6 वाले CH2 से जरूर जोड़ सकते हैं। तो ये वाला कार्बन जो है CH2, ठीक है, ये 6, हाँ एक काम मैं कर सकता हूं कि इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऐसा बना दूं, ठीक है, 6 साइड का एक नया रिंग बगल में, और ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 1 और 6 के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कार्बन 5 पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और कार्बन 6 के साथ आपको एक मिथाइल भी दिखाई देगा, कार्बन 7, ठीक बात है। और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अगर आप ऐसा सोचते कि ये 5 वाले को हम लोग एक्सेप्टर कहें तो क्या होता, तो आप नंबरिंग करिए एक दूसरा, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां से या तो आप 4 को कह सकते हैं कार्बन आयन सोर्स, यहां से कार्बन आयन बनाएंगे, या तो 6 से बनाएंगे। अगर 4 वाले से बनाएंगे तो 4 साइड का रिंग,
और अगर आप 6 से इस डबल बॉन्ड को जोड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ये दोनों कार्बन जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा हैं, ठीक है, उससे आपको रेगुलर साइकिल नहीं मिल पाएगा। तो एक बार ऐसे भी बना के कोशिश करिएगा, देखिएगा कि आपका साइकिल रेगुलर नहीं बन रहा है, इस वजह से इनको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। एंड दिस विल बी योर ओनली आंसर, ठीक है। यहां देखिए आपको रिएजेंट दे दिया था, रिएजेंट में भी समझिए क्या दिया है, पहले आपको KOH दिया है, वाटर दिया है, ताकि आप बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कर पाए, ठीक है। बेस कैटलाइज्ड एल्डोल से वाटर दे दिया तो आप यहां पे बीटा हाइड्रोक्सी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड बना के रुक जाते, अगर सिर्फ 1 दिया होता तो। इसके बाद क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्सी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको देके क्या कर दिया इसने कि आप E1 के थ्रू, ठीक है, एलिमिनेशन कराइए, E1 CB के थ्रू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में वही प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ लीजिएगा। विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।